नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समाकलन। तो सबसे पहले हम समाकलन से परिचित हो जाएं। हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं। इधर देखें, जैसे हम साइन एक्स को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें कॉस एक्स प्राप्त होता है। तो समाकलन जो है वो ठीक उल्टी प्रक्रिया है। यदि हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं या समाकलन करते हैं तो हमें साइन एक्स मिलता है। अब जैसे यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट किया है या अवकलन किया है तो x के सापेक्ष किया है, तो dy dx ऑफ साइन एक्स का अर्थ ये होता है कि x के सापेक्ष अवकलन, तो वो हमने cos x किया। तो अब इसकी ठीक उल्टी प्रक्रिया, cos x को हमने x के सापेक्ष इंटीग्रेट किया या समाकलन किया तो हमें साइन x प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि समाकलन अवकलन की ठीक विपरीत प्रक्रिया है। अर्थात जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, अगर उसी चीज़ को हम वापस इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पूर्व फलन प्राप्त हो जाएगा। तो समाकलन को इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये जो चिन्ह है ये समाकलन का चिन्ह है, और ये जो समाकलन है इसको हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। तो यदि अपन ने साइन एक्स और कॉस एक्स के उदाहरण से देखा, यदि इसी चीज़ को हम कोई एफ एक्स फलन के द्वारा देखें तो यदि इस कैपिटल एफ एक्स फलन को एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एफ एक्स मिलता है, या यदि हम एफ एक्स प्लस सी लें तो भी हमें यही मिलता है, क्योंकि सी यानी कांस्टेंट का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। तो यदि इसकी उल्टी प्रक्रिया देखें हम तो एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन वो हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स प्लस कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो होता है इसका मान कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं होता है, क्योंकि स्वेच्छ अचर सी का मान बदल सकता है। तो जब एफ एक्स प्लस सी एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अनिश्चित समाकल कहलाता है। लेकिन यदि कोई सी के विशेष मान के लिए हम समाकलन का मान ज्ञात करें तो वो एक निश्चित समाकलन कहलाता है। तो वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ सूत्र जिनके आधार पर हम समाकलन के प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखें, जैसे x टू द पावर n+1 अपान n+1, इसको यदि हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें तो हमें प्राप्त होता है 1/n+1, जो घात है वो इधर आगे आ गई, इंटू ये प्रश्न 1/n+1 तो वैसे ही रहा, ये जो घात है n+1 ये गुणा में आ गई, इंटू x टू द पावर n+1 -1, तो x टू द पावर n, और इसको हमने जब हल किया तो हमें प्राप्त हो रहा है x टू द पावर n। अब इसकी ठीक उल्टी प्रक्रिया करें, यदि हम x टू द पावर n को इंटीग्रेट करें, x के सापेक्ष समाकलन करें, तो हमें ये सूत्र प्राप्त होगा, समाकलन x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n+1 अपान n+1, जहाँ n का मान -1 से अलग है। तो एक सूत्र हमें प्राप्त हो गया। अगली स्थिति देखें, log x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें 1/x प्राप्त होता है, या x की पावर -1 प्राप्त होता है। तो इसकी ठीक उल्टी प्रक्रिया कि यदि 1/x को हम इंटीग्रेट करें x के सापेक्ष तो हमें log x प्राप्त होगा। तो आइए जो अभी अपने सूत्र पढ़े हैं उसके आधार पर हम इसको इंटीग्रेट करें। 5x टू द पावर 4 dx, अब 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया गुणा में, x टू द पावर 4 dx। अब अभी हमने जो सूत्र पढ़ा है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n+1 अपान n+1, तो यहाँ पर 4 की पावर 5 हो जाएगी और अपान 5 हो जाएगी, और प्लस कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया और हमें प्राप्त हो रहा है x की घात 5 प्लस सी। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, √x + 1/√x।
इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x dx, दोनों को अलग अलग कर लिया। अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं हम x की पावर 1/2 और 1/√x को लिख सकते हैं x की पावर -1/2। और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं n के स्थान पर 1/2 है और यहाँ पर n के स्थान पर -1/2 है। सूत्र अप्लाई किया तो x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 और अगला पद x की पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 और इसको सॉल्व किया, प्लस कांस्टेंट भी है, इसको सॉल्व किया तो ये प्राप्त कर रहे हैं हम और ये हमारा अभीष्ट उत्तर है। अगला उदाहरण देखें, 3 cos x dx, 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसको बाहर लिया और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और हम जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है क्योंकि sin x को डिफरेंशिएट करने से cos x मिलता है, तो ये हमें प्राप्त हो गया। अगला उदाहरण cos x प्लस x⁴n dx, तो ये दोनों को अलग अलग लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस x⁴n dx और cos x का इंटीग्रेशन sin x और x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1/n+1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अगला उदाहरण देखते हैं, sin x -2/x प्लस e⁴x dx इज इक्वल टू, अब इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लिया, sin x dx फिर 2 × 1/x dx प्लस e⁴x dx, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन log x और e⁴x को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो e⁴x ही मिलेगा, तो इसी तरह से e⁴x को इंटीग्रेट करेंगे तो भी e⁴x मिलेगा और प्लस कांस्टेंट। अगला उदाहरण x³ + 3x² - 2x + 4/x³, x³ से हर पद में हमने भाग दिया, भाग देने के बाद इसको सरल किया तो हमें प्राप्त हो रहा है 1 dx प्लस 3 × 1/x dx माइनस 2/x² dx प्लस 4 × 1/x³ dx। अब इसको सरल करके लिख लिया, dx और 1/x dx माइनस 2x⁻² dx और 1/x³ को लिख सकते हैं x⁻³ dx और इसके बाद ये सूत्र हमने लगाया तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 3 1/x का हो गया log x माइनस 2 x⁻² का हो जाएगा x⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस 4 x⁻³ इसको हम लिख सकते हैं 4 × सूत्र लगाए यहाँ पर x⁻³ प्लस 1/-3 प्लस 1 और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सरल करने के बाद में हमारा अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण है 2x + 3 का होल स्क्वायर dx, तो हमने क्या किया 2x + 3 यानी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया और फिर अलग अलग करके वापस x⁴n dx वाला फार्मूला लगाया और हम ये उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। अगला उदाहरण है, इसका मान ज्ञात करना है a + x⁻³ √x, तो हमने सबसे पहले तो a + b होल क्यूब का फार्मूला लगाया है यहाँ पर और ये √x, फिर हर पद में हमने भाग दे दिया तो ये a³ और × 1/√x यानी x⁻−1/2, इसी तरह से x⁻1 - 1/2 यानी x⁻1/2 dx, फिर प्लस 3a × x⁻3/2 हो जाएगा और प्लस x⁻5/2 और अगले स्टेप में हमने सूत्र लगाया है और उसका सरल कर लिया है तो हम ये उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये दिया हुआ समाकलन हमें ये दिया हुआ है, अब इसको इंटीग्रेट करना है यानी हर पद को अलग अलग लिख लिया हमने x dx x²
फैक्टोरियल 2 dx एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 dx, और इस तरह से हमने लिख लिया इसको। अब इसको इंटीग्रेट किया तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, x ये 1/2 लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया। इसी तरह से 1/3 x⁴/4 एंड सो ऑन। और इसको हम लिख सकते हैं x, ये x²/2 हो गया, ये x³ इसको हम 3 और फैक्टोरियल 2 को यदि साथ में लिखें तो इसको हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से 4 और फैक्टोरियल 3 को गुणा में लिखा है तो हम इसको फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। और अब हमने क्या किया कि 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। तो ऐसा करने से इसको हम वापस लिख सकते हैं जो हमारा सवाल दिया हुआ है, और ये होता है e⁻x प्लस कांस्टेंट, जहाँ c' माइनस 1 को हमने एक नया कांस्टेंट बना दिया c। अगला उदाहरण देखें, e⁻log⁡x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि e⁻log⁡x का मान x होता है। क्यों होता है आइए देखते हैं। e⁻log⁡x बराबर x होता है, तो हमें मालूम नहीं है तो हमने मान लिया कि e⁻log⁡x बराबर y है। अब इस y का मान हम ज्ञात करेंगे। तो इस चीज़ को हल करने के लिए दोनों पक्षों का लॉग लिया, तो ये log ऑफ e⁻log⁡x इज इक्वल टू log ऑफ y, दोनों पक्षों का लॉग लिया हमने। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो घात है ये गुणा में आ जाएगी, log ऑफ a⁻b इज इक्वल टू b log a, तो ये जो घात है ये गुणा में आ गई, इंटू log ऑफ e इज इक्वल टू log ऑफ e log ऑफ y एट द बेस e। अब log e का मान e के बेस पर होता है 1, और log e x का मान वैसे ही रखा, और ये log e y। अब log x इज इक्वल टू log y, इसका मतलब x बराबर y, यानी हम y के स्थान पर x रख सकते हैं। तो उस आधार पर हमने सिद्ध कर दिया e⁻log⁡x इज इक्वल टू x, ये हम सिद्ध कर दिए। अब इसके आधार पर हम जो अभी प्रश्न हल करने वाले हैं उस पर पहुंचते हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया e⁻log⁡x इज इक्वल टू x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो e⁻log⁡x के स्थान पर हम x लिख सकते हैं, x dx, और यहाँ पर सूत्र का उपयोग किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं x² प्लस कांस्टेंट। इसी तरह से अगला भाग e⁻−log⁡x इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद इसका इंटीग्रेशन log x। अगला उदाहरण देखें हम, e⁻6log⁡x - 5log⁡x अपॉन 4log⁡x माइनस e⁻3log⁡x। अब हम जानते हैं e⁻log⁡x का मान x होता है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे e⁻6log⁡x बराबर y मान करके, तो इसका मान हमें प्राप्त होगा x⁻6, इसका मान हमें प्राप्त होगा x�5, इसका मान प्राप्त होगा x⁴, और इसका मान प्राप्त होगा x³। और इसमें से ऊपर में से हमने अंश में से x⁵ कॉमन लिया और हर में से x³ कॉमन लिया, तो x-1 से x-1 कैंसिल, और हल करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है x² dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है x³ प्लस c। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रश्नावली में देख पाएंगे। तो अभी तक के उदाहरणों के आधार पर इस प्रश्नावली को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चूँकि हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, इसमें अभ्यास का बहुत महत्व है। जितने ज़्यादा आप प्रश्न हल करेंगे उतना ही वो चैप्टर आपको सरल प्रतीत होगा। तो ये आप लोगों के अभ्यास के लिए प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप हल कीजिए, और इसी के साथ में आप लोगों के लिए उत्तर भी प्रदान किए गए हैं, तो आप यहाँ से
उत्तर भी आप चेक करके देख सकते हैं जो आपने प्रश्न हल किए हैं, और इन उत्तरों को आप देखते जाएं। और हमने सही किया है या नहीं किया, तो हम क्या करें, जो आपका उत्तर आ रहा है उसको वापस आप डिफ्रेंशिएट करें। तो जब आप आपके उत्तर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो वापस आपका सवाल बन जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों दिशाओं से उस प्रश्न को हल करके देख सकते हैं। तो सरल सवाल हैं, लेकिन इसके लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जितना आप अभ्यास करेंगे तो उस अभ्यास के आधार पर आगे की प्रश्नावलियाँ आपको सरल प्रतीत होने लगेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।